This video is Urdu version of a video that I have already done in English. The link to English version is in the description. I have also uploaded the slides as well as some MATLAB codes or Octave codes which can be used to generate those slides as well. So now I move to Urdu. ये वाली वीडियो जो है इसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स से मुतालिक मेरी जो कुछ प्रॉब्लम्स थे उनको कवर करना चाहता हूँ। सो मैं स्टार्ट करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ओवरव्यू से, और जो डिफरेंट स्टेजेस में हमें हमें पढ़ाया गया, जो कि आजकल भी पढ़ाया जाता है। और उसके बाद में जो मुझे उसमें क्वेश्चंस थे जो आंसर ना हो सके, और जो फिर मैंने बाद में कोविड के दिनों में कुछ टाइम लगाया तो वो आंसर हुए, एंड दैट लेड टू कि मैं ये वीडियो बनाऊं। सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो था, दैट्स बेसिकली ये मेरे जहन में एक प्रॉब्लम के तौर पर अड़ा हुआ था जिस पे मैं भी आता हूँ। सो प्रॉब्लम वहाँ से, जब हम छोटे थे तो हमें बताया गया कि जो रियल नंबर्स क्या होते हैं, और जो कि किसी भी क्वांटिटी जैसे कि टेम्परेचर या लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और फिर नेगेटिव नंबर्स आए जिससे हम डायरेक्शन को देख सकते हैं कि अगर मैं दाएं तरफ जाऊं तो मैं लेट से 1 2 3 दाएं तरफ 3+3 का मतलब है दाएं तरफ 3 सेंटीमीटर चला जाऊं, -3 का मतलब है कि बाएं तरफ में 3 सेंटीमीटर चला जाऊं, तो वो नेगेटिव नंबर्स भी सेंस बनाना शुरू हो गए। लेकिन फिर उसके और उसके रिजल्ट में ये पूरी एक रियल नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बना कि भाई आप जिसमें दोनों तरफ जा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर्स को। बट कुछ अरसे में जब थोड़ा सा बड़े हुए तो एक नई चीज़ आ गई जिसको हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 कहते हैं, आयोटा भी कहते हैं, कभी आई से रिप्रेजेंट किया, किसी और सब्जेक्ट में जे से रिप्रेजेंट किया। तो उसको जब हमने पढ़ना शुरू किया, सो आई थिंक 9th 10th में, बाद में एफएससी में थोड़ा सा ग्राफ्स भी आ गए, 9th 10th में ज़ुबानी कलामी पढ़ा। तो उसमें हमने कहा, हमें ये बताया गया कि इसको आप एक इमेजिनरी नंबर को एक इमेजिनरी एक्सिस के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दें। तो अब आपके जो नंबर्स होंगे वो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक रियल एक्सिस हो गया, एक इमेजिनरी एक्सिस हो गया, और हमारे पास जो नंबर हैं, जिस तरह 3+j लिखा हुआ है, या जिसको हम 3+1j भी कह सकते हैं, इसका मतलब है कि 3 यूनिट्स रियल एक्सिस पे चले गए, दाएं तरफ 0 से हम 3 आए, और 1 यूनिट ऊपर जे एक्सिस पे चले गए, तो अब ये नंबर हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। सो इसके बाद लेट से कोई और नंबर है 1+2j, तो इसका मतलब है 1 यूनिट रियल एक्सिस पे चले गए और 2 यूनिट इमेजिनरी एक्सिस पे ऊपर चले गए, तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। और फिर हमें बताया कि नंबर्स को अगर आपने ऐड करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर लें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर लें, तो 3+1 4 हो जाएगा, और 1+2 3 हो जाएगा, तो 4+3j इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक तरीका था कि आप बाय हैंड ये कर लें। एक और तरीका ये था कि आप इसको ग्राफिकली कर लें, कि आप पहले वाले नंबर को ड्रैग करके हेड टू टेल रूल के ज़रिए, हम इसे बोलते हैं कि भाई उसकी टेल इसके हेड पर लगा दें, और जो रिज़ल्ट आएगा, जो उसका हेड बन रहा होगा, तो इसके स्टार्ट को उसके हेड से टाई कर दें, तो ये जो रिज़ल्ट आएगा ये आपके पास उनके सम का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो चाहे आप पहले तरीके से सॉल्व करें या दूसरे तरीके से सॉल्व करें, तो हम सेम जगह पर पहुंच जाते हैं कि ये 4+3j हमारा रिज़ल्ट बन गया। तो ग्राफिकली भी सॉल्व करना समझ आ गया, वैसे जमा करना भी समझ आ गया। फिर उसके बाद आ गई मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि भाई 3+j को आप अगर 1+2j से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले 3 को 1+2j से कर लें, और फिर j को 1+2j से, जिस तरह नॉर्मल एडिशन होती थी। और उसके बाद जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कहीं पे जे स्क्वायर आए, तो जे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम कह रहे हैं, तो उसका जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और माइनस में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो और ऑब्वियसली क्योंकि जे भी ख़त्म हो गया जब आपने उसका स्क्वायर ले लिया, तो इस तरह आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और ऑब्वियसली आखिर में जो आए हैं उनमें जे वाली टर्म्स को आपस में ऐड कर लें और रियल नंबर्स को आपस में ऐड कर लें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सो काइंड ऑफ इस तरह की मल्टीप्लिकेशन थी। इसको भी हम ग्राफिकली देख सकते हैं, और ग्राफिकली हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि लेट से कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल एक्सिस से एंगल बनता है, दूसरे को उतने ही एंगल से आप रोटेट कर दें।
ठीक है। तो जिस तरह अभी ये प्लस लेट्स से अराउंड 30 डिग्री कोई एंगल बनता है, 30 समथिंग, तो वही उतना रोटेट दूसरे को कर दिया। और दूसरे की लंबाई जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें पहले वाले की लंबाई से, तो उससे जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो यही 1+7j आ जाएगा, जो कि हमारे पास हम बाय हैंड कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते थे। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है। ये जो मैंने बाद में चीज़ बताई कि भाई पहले वाले का जो एंगल है दूसरे वाले को फर्दर उतना रोटेट कर दें और उस उनकी लंबाइयों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इसी की वजह से हम एक और फॉर्म भी पढ़ते हैं जिसको हम एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म कहते हैं, कि बजाय नंबर को आप 3+j लिखने के आप उसकी जो लंबाई बनती है उसको कह दें कि ये उसका एम्पलीट्यूड ए है, और जो उसका रियल एक्सिस से एंगल बनता है उसको हम कह दें कि ये थीटा है। और इसी तरह अगर आपके पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं, सॉरी वेक्टर नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इनको आप लेट से एक a1 थीटा 1 हो गया, एक a2 थीटा 2 हो गया, तो अब आपने अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप इनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और जो इनके एंगल्स हैं उनको ऐड कर दें। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस वेक्टर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को उतना रोटेट कर दें जितना ये था, तो ये भी यही बात ही कर रहा था कि ये अगर एक थीटा 2 एंगल बनाता था तो थीटा 1 उसमें जमा करूंगा तो रोटेशन उतनी आ गई। और फिर मैंने कहा था कि इसकी लंबाई को ज़रब दे दें इसकी लंबाई से, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पर भी किया कि दोनों की लंबाइयों को आपस में ज़रब दे दी। तो ये एक और फॉर्म हमने पढ़ी थी। तो ये थोड़ा सा यानी बड़े होकर जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़े तो ये समझे। ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और भी नई फॉर्म आ गई जब हम थोड़ा सा इंजीनियरिंग के अंदर गए, और इंजीनियरिंग में हमने कहा कि एम्पलीट्यूड एंगल फॉर्म ही को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने इसको कहना शुरू कर दिया ए ई रेस्ट पर जे थीटा। ठीक है। और उसमें क्योंकि ए ई लेट से एक जो है, जिस तरह भी मैंने एम्पलीट्यूड एंगल में लिखा हुआ था A1 एंगल थीटा 1, उसी तरह मैंने लिख दिया A1 ई रेस्ट पर जे थीटा 1, और दूसरे को लिख दिया A2 ई रेस्ट पर जे थीटा 2। तो जैसा कि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन के कवानीन में आप यानी एम्पलीट्यूड्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब बेस सेम होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो थीटाज आपस में ऐड हो जाएंगे, और मतलब एग्जैक्टली वही रिजल्ट आ गया कि एम्पलीट्यूड्स मल्टीप्लाई हुए, एंगल्स ऐड हो गए, तो नया जो रिजल्ट आया उसका नया एम्पलीट्यूड और एंगल ये बन गया। अब इधर ऑब्वियसली दिमाग में कई सवाल पैदा हुए। ठीक है। लेकिन उन सवालों पर मैं आता हूँ, लेकिन सवाल सवाल चले मैं पहले एड्रेस कर देता हूँ। सवाल मेरे जहन में दो तीन पैदा हुए। पहला ये कि भाई ये ई जो कि एक मतलब 2.7 समथिंग नंबर है, इसका ताल्लुक कहाँ से आ गया। फिर दूसरा सवाल ये कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट का क्या मतलब हुआ। अगर कोई मुझे कहे 2⁻³ तो इसका मतलब है 2 को 3 दफ़ा आप इस ज़रब दे दो। लेकिन अगर कोई मुझे कहे 2⁻J3, तो आप इमेजिनरी टाइम्स मल्टीप्लाई में कैसे करूं। ठीक है। तो ये पहला सवाल, और वो यहाँ आ कहाँ से गया। और दूसरा जो सबसे बुनियादी सवाल था वो ये था कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 का मतलब है कि ऐसा नंबर इस जो जिसको मैं स्क्वायर करूं तो -1 आ सकता, तो ऐसा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक आ गया, उसको हमने इमेजिनरी इसीलिए कह दिया कि वो नहीं हो सकता, लेकिन बस नहीं हो सकता तो वो हम उसकी पूरी मैथमेटिक्स क्यों पढ़े हैं, ये मेरे जहन में एक सवाल रहा। लेकिन अगर इन सवालों को साइड पे कर दें, और यही जो हमने तीन चार कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि भाई इस तरह ये जमा होंगे, इस तरह ये ज़रब दिए जाएंगे, तो तो ज़िंदगी बड़ी आसान होगी और इंजीनियरिंग पूरी की पूरी इसी तरह गुजर गई। ठीक है। सो अगर आप उसको मान लें तो फिर आप ये कहेंगे कि अच्छा यार ए ई रेस्ट पर जे थीटा, जिसमें ए एम्पलीट्यूड है, थीटा एंगल है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अगर मैं एक यूनिट सर्कल लूँ यानी जिसका रेडियस जो है वो 1 हो, तो ऑब्वियसली हमारे पास अब ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हमारे पास इस तरह का कोई नंबर बन रहा है, बट लेट से एम्पलीट्यूड इसका मैंने 1 लिया हुआ है। ठीक है। इसका ये मतलब बन गया क्योंकि ये लंबाई जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं 1 है। तो इस केस में हमारे पास जो इसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो हमारे पास बन जाता है कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट बन जाता है साइन थीटा, जो बड़ा आसान है प्रूफ करना, बिकॉज हम किसकी क्योंकि हाइपोटेन्यूज 1 है,
तो मैं कहूँगा कि यार ये जो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास कॉस थीटा होता है, तो ये जो भी लंबाई होगी वो डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसका मतलब है कि ये डिवाइड बाय 1 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये कॉस थीटा है। और ये इसी तरह परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो ये परपेंडिकुलर क्योंकि ये 1 है तो इसको डिवाइड। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब ये जो एक इक्वेशन आ गई जिसको मैथमेटिक्स की सबसे खूबसूरत इक्वेशन समझा में से समझा जाता है और जो है भी सही, तो वो एक्सपोनेंट्स को रिलेट कर रही है विथ ट्रिग्नोमेट्री। और अगर हम मान लें कि ई रेस पर जे थीटा जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये नंबर ही होता है, तो अगर हम ज़्यादा सवाल ना करें तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाता है। और अगर मैं थीटा चेंज करता जाऊं तो ये वाला ही एरो रोटेट होता जाएगा, और इसी को हम किसी सब्जेक्ट में फेजर कह देते हैं। किसी और सब्जेक्ट में हम थीटा को कह देते हैं कि यार इसको आप अपनी जगह पर रोटेट करवाने के बजाय आप थीटा को एक एक्स्ट्रा एक डिफरेंट एक्सिस ले लें और तब ये इस तरह रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो ये एक काइंड ऑफ, अगर मैं इसकी जो एरो हेड है इसको पॉइंट करूं तो ये स्प्रिंग लाइक शेप बन जाएगी। और ये अगर हमें एक दफ़ा समझ आ गई तो हमें हमारे सारे यानी जो मैथमेटिक्स के या सिग्नल प्रोसेसिंग के ऐसे कोर्सेज में या इवन डिफरेंट और फील्ड्स में भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ होते हैं, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स में भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ होते हैं, बल्कि वो इनकी इस्तेमाल की एक बहुत बड़ी वजह ये समझी जाती है कि रियल में उनका यूज़ केस वो है कि उधर की कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं। लेकिन बहुत सारी फील्ड्स में ये यूज़ हुए और वो हर जगह इसी से ही इस सिंगल अंडरस्टैंडिंग से हमारा गुजारा चल गया। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस जो मेरे जहन में थे, अगर मैं उनको लिस्ट करूं तो पहली चीज़ जो जहन में फंसी हुई थी वो ये कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जब एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करूं तो -1 आ सके, तो फिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि हमने इसको शुरू में ही किसी ने कह दिया कि इसको एक और परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट एक्सेस के तौर पर ट्रीट करना चाहिए, भाई क्यों। ठीक है। तो ये एक सवाल जहन में फंसा रहा। फिर उसके बाद जो मैंने पहले जो जैसा बयान किया कि इमेजिनरी एक्सपोनेंट कहाँ से आ गया भाई। एक्सपोनेंट तो मतलब रियल नंबर में सेंस बनाता है कि भाई इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दो इतनी दफ़ा, तो ये इमेजिनरी टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। और उसी की वजह से फिर ये जो भी हमने इक्वेशन देखी ई रेज़्ड पावर जे थीटा, जिसको हम यूलर्स आइडेंटिटी भी कहते हैं, तो ये कहाँ से आ गई। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, और जब कोरोना हुआ और मैं कहते हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो उसमें आप पे प्रेशर कम होता है तो आप चीज़ों को डिग करते जाते हैं, तो मैंने इन सवालों को डिग करने की सोची और कुछ दिनों में मुझे क्लियर हो गए। तो यही मैं आपको भी क्लियर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। सो पहले पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज़ कि यार ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 अगर एग्जिस्ट नहीं कर सकता था तो इसको हम एक परपेंडिकुलर एक्सिस के तौर पे क्यों लेना शुरू करते हैं। उसके लिए बड़ा सिंपल सी जवाब था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जिसको मैं इस ब्लू एरो से शो कर रहा हूँ, अगर मैं उसको -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। और लेट से आप ये जो 180 डिग्री रोटेटेड नंबर है इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वापस 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि -1 से मल्टीप्लाई करना 180 डिग्री रोटेट कर देता है चीज़ को। और ये चीज़ सिर्फ नेगेटिव नंबर्स के साथ है। ये अगर मैं मुस्बत नंबर्स को लूँगा तो +1 से मल्टीप्लाई करके मैं उसी तरफ रहता हूँ, चाहे मनफी नंबर होता है या मुस्बत नंबर होता है। अगर मैं उसको +1 से मल्टीप्लाई करूँगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन -1 से करूँगा तो वो एक 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। सो अगर -1 से मल्टीप्लाई करना 180 डिग्री रोटेट करने के बराबर है, तो 90 डिग्री रोटेट करना क्या हुआ। तो ऐसी चीज़ जिसको मैं 2 दफ़ा करूं तो मैं 180 डिग्री हो जाऊं। तो 2 दफ़ा क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूं तो वो -1 से मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा। तो वो फिर उसका फितरी जवाब आता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली -1 बन जाएगा। सो इट मेक सेंस कि मैं जे को, या जिसको आयोटा कहते हैं या आई कहते हैं बास का, उसको मैं एक परपेंडिकुलर एक्सेस के तौर पर ट्रीट करूं और मैं कहूं जे से मल्टीप्लाई करूंगा एक दफ़ा तो मैं इस एक्सेस पे पहुंच जाऊंगा, दूसरी दफ़ा करूंगा तो वो -1 बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर जो है वो -1 बन जाएगा। तीसरी दफ़ा करूंगा तो वो -j बन जाएगा, बिकॉज -1 इंटू जे करूंगा तो -1 आ जाएगा।
और चौथी दफ़ा करूँगा तो वो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर या जे स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 दोबारा +1 बन जाएगा। एंड आई कैन कीप ऑन डूइंग दैट। अगर मैं मज़ीद कहते हैं जे रेस्ट पर 5 करूँ तो दोबारा जे पे आ जाऊँगा एंड सो ऑन। सो इट मेक सेंस कि 90 डिग्री पे क्यों प्लेस करें, बिकॉज 180 डिग्री का हाफ 90 डिग्री होता है। तो पहला सवाल तो मेरा इस एक्सप्लेनेशन से जो कहीं से मैंने पढ़ी तो मुझको समझ आ गया। दूसरा सवाल जो था वो था कि इमेजिनरी एक्सपोनेंट कहाँ से आ गया भाई, और वो फिर कैसे, और ई के साथ उसका क्या ताल्लुक है। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा डी टूर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं कि एक्स रेस्ट पावर एन, वाई इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर एन का ग्राफ कैसा होता है। अगर x की पावर 1 लें तो y इज इक्वल टू एक्स, एक स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री पे ओरिजिन से पास करी, ये हमें पता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लें तो अब हमें पता है कि ये एक पैराबोला बन जाती है, और ये बड़ी लाइन के बजाय तेज़ी से बढ़ता है, यानी कि 2 का स्क्वायर लूँगा तो 4 आ जाएगा, 3 का लूँगा तो 9 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो हम बड़ा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही मैं ज़ीरो से राइट पे जाता जाऊँगा तो इसकी निस्बत तेज़ी से बढ़ा। इसी तरह अगर मैं क्यूब लूँगा तो वो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन वो नेगेटिव साइड पे जब हम जाएंगे तो लेट से मैं 2 क्यूब लेता हूँ, -2 क्यूब लेता हूँ, तो -2 इंटू -2 -4 होगा, और इंटू -2 जो होगा वो -8 होगा। तो हम इस तरफ नेगेटिव साइड पे ग्रो कर रहे होंगे, इस तरफ पॉजिटिव साइड पे ग्रो। और अगर इसको जनरलाइज करें तो एक्स रेज टू पावर इवन पावर्स जो होंगी वो काइंड ऑफ इसी तरह जिस तरह एक्स स्क्वायर का ग्राफ था इससे मिलता जुलता होगा, बट वो उसके कर्व का फ़र्क सिर्फ आएगा। और इसी तरह अगर एक्स की पावर ऑड लें तो वो इस तरह दोनों साइड पे क्यूब की तरह की शेप होगी, लेकिन उसकी सिर्फ कितना तेज़ी से बढ़ा है उस पर फ़र्क आएगा। तो अगर हम इसको जूम इन करके देखें तो हमें इसमें दो प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। एक ये कि राइट साइड पे जब भी हम जाएंगे कोई भी एक्स रेस्ट पावर एन का ग्राफ लें तो वो वन से ज़रूर पास होता है, क्योंकि एक्स रेस्ट पावर एनी पावर, अगर मैं एक्स की जगह वन पुट करूँ, वन रेस्ट पावर एनी पावर इज वन। और जो नेगेटिव साइड है, चाहे मैं स्क्वायर ले लूँ क्यूब ले लूँ, वो उससे इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा कि वो वन के बाद बड़ी तेज़ी से ग्रो करेंगे। वन से नीचे पॉइंट्स वाले नंबर में एक्स क्यूब थोड़ा सा उल्टा कम हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स में वो चीज़ वैल्यू कम होती जाती है। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो वो 0.1 स्क्वायर से कम होगी। ऑन द नेगेटिव साइड हमारे पास यानी अगर मैं सॉरी एक्स रेज पावर 4 5 6 7 करता जाऊं तो ये इस किस्म का ग्राफ बनता जाएगा, मोर स्ट्रेटन आउट होता जाएगा। और इसी तरह ऑन द नेगेटिव साइड जो इवन पावर्स हैं, जो ब्लू कर्व हैं, ये इवन पावर वाले कर्व हैं, ये पॉजिटिव साइड के वन यानी वन से गुजरे होंगे, और जो ऑड पावर्स हैं वो नेगेटिव वन से गुजरी होंगी। अच्छा, अब हम इन ग्राफ्स के साथ थोड़ा सा और खेलते हैं। हम कहते हैं कि अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं बाय फैक्टोरियल, सो एक्स रेस पावर वन और वन फैक्टोरियल हो तो वन फैक्टोरियल तो वन ही होता है, ठीक है। फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट अ फैक्टोरियल इज, तो थ्री फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। सो उसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। अगर मैं इसको 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, जिस पावर जो सी पावर है उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड करूं, अभी इसको भूल जाएं कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। जस्ट फोकस ऑन के अगर मैं एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल करूँ तो ये ग्राफ बनेगा, एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल करूँ तो ये ग्राफ बनेगा, एंड एक्स रेज़ पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल करूँ डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल करूँ तो ये। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये बड़ा इवनली स्पेस किस्म के कुछ ग्राफ्स बनते जा रहे हैं। और ये इनकी एक अमेजिंग प्रॉपर्टी है, जो कि जब इनको फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो ये जो हमारे ग्राफ्स एक ही जगह पे कंजेस्टेड थे, ये बड़ा कहते हैं एक खूबसूरत सी शक्ल लेना शुरू कर देते हैं, जिसमें इवनली स्पेस से ये चल रहे होते हैं। इनमें से अगर मैं इवन पावर्स लूँ तो ये मेरे पास यानी कि एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, एक्स पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, तो ये ग्राफ्स बनते हैं। और लेट से कि मैं इसमें एक्स रेज़ पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल जो कि 1 बनता है उसको भी शामिल कर लूँ, तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न हमें मिलेगा। सो उस इंटरेस्टिंग पैटर्न से पहले मैं इनको, इन सारी चीज़ों को अगर मैं आपस में सम करूं तो ये तो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इनमें से कुछ को नेगेटिव ले लूं, कुछ को पॉजिटिव ले लूं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ बनेगा, जिसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लेकिन ताकि मुझे बार बार ये ना कहना पड़े कि एक्स रेज़ टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल या एक्स रेज़ टू पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, तो मैं इसको आगे बाकी की वीडियो में, अगर मैंने
एक्स रेस्ट पावर 2/2 फैक्टोरियल क्या है ना, तो मैं कहूँगा सेकंड टर्म। ठीक है, तो उससे आपको खुद ही समझ आ जाना चाहिए कि एक्स रेस्ट पावर 2/2 फैक्टोरियल की बात हो रही है। अगर फोर्थ टर्म कहूँ तो इसका मतलब एक्स रेस्ट पावर 4/4 फैक्टोरियल की बात। और दूसरी चीज़ ये कि मैं इन सब को कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो जो उसका रिजल्ट बनेगा वो मैं ब्लैक में शो कर रहूँगा, और जो ओरिजिनल शेप्स आ रही थी ये वाली, उनको मैं ब्लू में शो कर रहा हूँ। सो लेट्स से कि शुरू में हमारा सम जीरो है। ठीक है, सो हमने सबसे पहले एक्स रेज़ पावर जीरो और जीरो फैक्टोरियल लिया विच इज़ वन, तो हमारा सम वन पे चला गया। फिर मैंने उसमें माइनस किया x² / 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारा ग्राफ उतना ही स्केल हो गया। फिर मैंने उसमें ऐड किया फोर्थ टर्म, तो मेरा ग्राफ ये बन गया। मैंने इसमें सिक्स टर्म ऐड की तो ये ग्राफ बन गया। मैंने इसमें एट्थ टर्म ऐड की तो ये ग्राफ बन गया। मैंने 10th की तो ये बन गया। मैंने 12th की तो यहाँ तक चले गए। सो ये बड़ा आला सा पैटर्न बनता है, जैसे सिलाई करके हम बना रहे हो। 14th टर्म की तो ये बन गए, 16th हुई तो ये बन गए, 18th हुई तो हमारे पास ये शेप आ गई। सो ये आपको कुछ फेमिलियर फेमिलियर सी शक्ल नज़र आ रही होगी। ये आपको एक साइनोसॉइड टाइप की चीज़ नज़र आ रही होगी, लेकिन क्योंकि ये ज़ीरो के ऊपर वन है तो दिस इज़ क्लोज टू कॉज ऑफ एक्स। और अगर मैं इसके ऊपर कॉज ऑफ एक्स को प्लॉट करूं तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छे तरीके से उसके ऊपर मैप हो रहा है। मैं ये टर्म्स अगर मज़ीद ऐड करता जाऊं तो ये इसके आगे भी चलता जाएगा, और कहते हैं इसको मज़ीद बड़े पोर्शन पे बहुत अच्छा अप्रॉक्सीमेट करता जाएगा। अगर मैं यही काम अब नेगेटिव टर्म्स के, सॉरी, ऑड पावर्स के साथ करना चाहूँ, सो ये ऑड पावर टर्म्स जो थी जिसमें जो ये आ रही हैं, इनको अगर मैं इसी तरह ऐड सब्ट्रैक्ट करके कोई शेप बनाना चाहूँ, तो पहली टर्म थी एक्स पावर 1/1 फैक्टोरियल, यानी फर्स्ट टर्म इसको मैं कहूँगा। तो ज़ीरो था सम हमारा, इस टर्म को ऐड किया तो यही बन गया सम। फिर थर्ड टर्म ऐड की तो ये शेप आ गई। फिफ्थ टर्म ऐड की तो ये शेप आ गई। सेवन्थ की तो ये शेप आ गई। नाइन्थ की तो ये शेप आ गई। 11th की तो शेप थोड़ी सी और चेंज की। तो मैं एक ऐड एक सब्ट्रैक्ट एक ऐड दोनों में मैंने यही काम किया था, एक ऐड एक सब्ट्रैक्ट करूँ। ठीक है, तो उससे 13th की तो ये आ गई, 15th की तो ये आ गई, 17th की तो ये आ गई। अगेन बड़ा फेमिलियर सा कर्व है, सिर्फ इसका जीरो के ऊपर जीरो आ रहा है, तो ये साइन ऑफ एक्स से ज़्यादा अच्छा मैच करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये मैंने रेड में साइन ऑफ एक्स प्लॉट किया है, तो देखेंगे कितना प्यारा इसको अप्रॉक्सीमेट कर रहा है। इफ़ यू आर वंडरिंग कि कैलकुलेटर कैसे इसको कैलकुलेट करता होगा साइन और कॉस को, तो दिस कुड बी वन ऑफ द वेज जिससे आप साइन और कॉस को कैलकुलेट करें। यानी कि कैलकुलेटर जो है वो छोटी छोटी ट्राइंगल्स बना के परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड नहीं करता, बल्कि इस किस्म के कुछ अप्रॉक्सीमेशन हैं जिनके वो इस्तेमाल कर रहा था। व्हाट अबाउट कि मैं इवन और ऑड टर्म्स ना लूँ, बल्कि सब के सब टर्म्स को ऐड करना शुरू कर दूँ। तो अगर मैं पहली टर्म लूँ तो वन आ गया, दूसरी टर्म ऐड की तो ये शेप आ गई, 2 3 4 5, और अब मैं ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ ऐड किए जा रहा हूँ। तो ये मेरा ग्राफ जो है ये बुनता जा रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो हम अगर इसको बुनते जाएं तो ये भी बड़ी फेमिलियर सी शेप बन रही है। और ये जो शेप बन रही है, अगर हम इसको देखें तो ये ई रेस्ट पावर एक्स की शेप बन रही है, और ये मैंने रेड लाइन पे ऊपर प्लॉट किया तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैप कर रहा है। सो इसको अगर मैं मतलब जूम आउट करके दिखाऊं तो ये भी, उसमें भी ये बहुत ऊपर तक बहुत अच्छा मैच करता जाता है। ठीक है, और अगर हम इमेजिन करेंगे ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो ये बिल्कुल उसको अप्रॉक्सीमेट कर देगा। सो हमने अभी तक जो देखा वो ये कि ई रेस्ट पावर एक्स जो है वो वन प्लस फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड थर्ड अप टू इन्फिनिटी के करीब करीब उसको अप्रॉक्सीमेट करता है। अगर मैं सिर्फ इवन टर्म्स लूँ तो कॉज ऑफ एक्स आ जाता है, और अगर मैं ऑड टर्म्स लूँ तो मेरे पास साइन ऑफ एक्स आ जाता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि कॉज ऑफ एक्स में ये चीज़ें माइनस प्लस इस तरह हो रही हैं, और इसी तरह साइन ऑफ एक्स में भी ये प्लस माइनस हो रही है। तो अब इन दोनों का आपस में रिलेशन जो हमने देखा था कि हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट कैसे ला रहे हैं, क्या करें, तो ये इस किस्म की जो इक्वलेंस है कि ई रेस पर एक्स को इस तरह अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है, ये हमें ये भी अलाउ करता है कि हम इसकी पावर को इमेजिनरी पावर भी ले सकें और इस किस्म के काम भी कर सकें। लेकिन बिफोर दैट, अगर मैं देखूं कि अगर मैंने इनको आपस में कुछ फिगर आउट करना हो फॉर्मूला कि ये किस तरह इक्वेट होगा, तो वी नीड समथिंग कि मैं इसकी पावर में डालूं कि ये साइंस जो है ये ऑल्टरनेट करना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर ये साइन ऑल्टरनेट करेंगे तो ये कॉस जमा साइन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे सारे प्लस हो रहे हैं।
ठीक है। अगर वो कोई समथिंग हो तो एक दफ़ा एक आ जाए, एक दफ़ा दूसरी आ जाए, तो अगर मैं उस समथिंग को डब्बा कह दूं तो ये ई रेस्ट पर डब्बा एक्स जो है वो कॉज एक्स जमा साइन एक्स बन जाएगा, अगर वो डब्बा जो है ये साइंस को अल्टरनेट करवा सके। सो हमारे पास ये वाला डब्बा डायरेक्टली तो नहीं है, बट जो हमारे पास है वो उसके करीब करीब चीज़ है, और वो है ये आयोटा। ठीक है, ये जिसको हम जे कहते हैं। अगर मैं ई रेस्ट पर एक्स के बजाय ई रेस्ट पर जे एक्स कर लूँ, तो अब मेरे पास वन प्लस, तो जहाँ जहाँ एक्स था उसके बजाय हमने जे एक्स पुट कर दिया, तो एक्स रेस्ट पर वन के बजाय जे एक्स रेस्ट पर वन हो गया, एक्स स्क्वायर के बजाय जे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब के बजाय जे एक्स क्यूब हो गया, एंड सो ऑन। सो अगर मैं ये करूँ तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्योंकि पावर्स जो हैं वो तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, तो मैं पावर्स को अलग कर सकता हूँ कि एक्स रेस्ट पावर वन इंटू जे रेस्ट पावर वन कह दिया, एक्स स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर कह दिया, एंड सो ऑन। और इसमें अब हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं पहली टर्म लूँ तो वो वन है, दूसरी टर्म जो है वो पहली टर्म रियल साइड पे आ रही है, दूसरी टर्म जो है वो जे पे आ रही है। ठीक है, दूसरी पे तीसरी पे जे स्क्वायर हुआ तो वो माइनस वन हो जाता है, तो हम नेगेटिव साइड पे चले गए। फिर जे क्यूब जो है वो माइनस जे बन जाता है, हम नीचे आ गए। जे रेस पर फोर दोबारा पॉजिटिव वन बन जाता है, तो हम उधर आ गए। जे रेस पर फाइव जो है वो जे रेस पर फोर इंटू जे है, तो दोबारा हम जे के ऊपर आ गए। तो ये हमारे पास इस तरीके से एक चीज़ बन गई। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें दो पॉजिटिव दो नेगेटिव साइंस आ रही हैं। ठीक है, और अगर मैं रियल और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी टर्म्स को अलग अलग कर लूँ, तो मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आप इसमें टॉगल करते हुए एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव बनना शुरू हो जाएगी। तो पहली वाली जो टर्म्स जो इवन टर्म्स मैंने उठाई, या पहली ऑड टर्म्स उठाई, वो तो कॉज ऑफ एक्स बन गया वो, क्योंकि उसमें ये टर्म्स कर रही थी। लेकिन जो इवन टर्म्स हमने उठाई वो डायरेक्टली साइन ऑफ एक्स नहीं बना, उसमें क्या हुआ कि जे एक्स्ट्रा आ रहा था। लेकिन अगर मैं जे कॉमन ले लूँ तो जो बाकी बचा वो साइन ऑफ एक्स था, तो हम इसको जे साइन ऑफ एक्स कह सकते हैं। सो ये हमारा जो वो खूबसूरत सी इक्वेशन थी, वो अब हमने एक डिफरेंट तरीके से डिराइव कर दी, विच इन्वॉल्व एक्स रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। और उस उनकी जो सीरीज का सम था वो, क्योंकि एक्सपोनेंट्स को और साइनोसाइड्स को अप्रॉक्सीमेट करता है, तो उस वजह से ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, जो कि हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन ऑफ मैथमेटिक्स थी, या यूलर आइडेंटिटी थी। सो अब अगर हम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस बनाएं, जिस तरह इधर मैंने बनाया हुआ है, और अगर मैं मतलब लेट से कि जे एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँगा, तो ज़ीरो पुट करूँगा तो मेरे पास क्योंकि साइन ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो आ जाता है और कॉज ऑफ ज़ीरो वन आ जाता है, तो ये पॉजिटिव रियल एक्सिस की तरफ आएगा। फिर मैं 90 डिग्री आगे जाऊँगा, जिसको हम रेडियंस में पाई बाय टू कहते हैं, तो आपके पास साइन आ जाएगा वन, और कॉस ज़ीरो हो जाएगा, तो आप जे एक्सिस पे आ जाएंगे। 180 पे आएंगे तो ये माइनस साइड पे आ जाएंगे। फिर 270 पे आएंगे, 3 पाई बाय 2 पे आएंगे तो माइनस जे साइड पे चले जाएंगे। और फिर दोबारा आप जब 2 पाई यानी कि 360 पे आएंगे तो दोबारा आप पॉजिटिव साइड पे आ जाएंगे, एंड सो ऑन। सो ये मैंने सिर्फ दरमियान की कुछ वैल्यूज़ दिखाई हैं, लेकिन अगर मैं इनके दरमियान की वैल्यूज़ को फिल करना शुरू कर दूं, तो तब हमारे पास ये बहुत ही खूबसूरत स्प्रिंग लाइक एक कर्व बनता है, ये जो ब्लैक कर्व दरमियान में नज़र आ रहा है। सो ये अगर हमें सही तरह समझ आ जाता है तो हमारी सारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और ये एक खूबसूरत सा कर्व है, जिसमें ये जो रेड और ब्लू मैंने नीचे साइन और कॉस दिखाए हैं, ये इनकी प्रोजेक्शन है। अगर मैं लेफ्ट साइड पे एक लाइट सोर्स रखूं, तो जो इसका शेडो बनेगा इस वॉल पे, वो साइन ऑफ एक्स होगा। अगर मैं टॉप पे एक लाइट सोर्स रखूं, तो जो शेडो नीचे की तरफ बनेगा वो एक कॉस वेव होगी। और इस तरह से कॉज और साइन जो हैं वो आपस में ऐड होकर हमारे पास ये हेलिक्स टाइप की या स्प्रिंग टाइप की शेप बनाते हैं, जो कि हमारे पास ई रेस्ट पावर जे एक्स के तौर पे जानी जाती है। सो ये दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट शेप्स, जो कि हमें इंजीनियरिंग के शुरू में किसी ने समझाई थी, लेकिन उसके पीछे की ये वाली रीजंस नहीं बताई थी कि ये क्यों इक्वेट होती हैं, बिकॉज ऑफ द सीरीज दैट आई जस्ट शोन यू। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू अ बोनस सेक्शन, जो कि ऑप्शनल है, जिसमें हम थोड़ा सा डिग करेंगे कि ये फर्दर उसके पीछे कि ये जो एक्स रेस पर एन ओवर एन फैक्टोरियल था, ये ई रेस पर एक्स कॉज एक्स साइन एक्स से रिलेट कर ही क्यों रहा है। ठीक है, तो
उस क्यों को हम वो क्यों का कोई पक्का जवाब तो नहीं होता, क्योंकि क्यों के आगे आप मजीद क्यों पूछ सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा फर्दर डीप जा सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि ई रेस्ट पर एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है कि ई रेस्ट पर एक्स ही होता है, ठीक है। सो हम इसके बार बार डेरिवेटिव लें तो सेम चीज़ आती जाती है, विच इज़ अ वेरी वेरी नाइस प्रॉपर्टी। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स होता है। ऑब्वियसली अगर हम बार बार डेरिवेटिव लें, कॉज का माइनस साइन आ जाता है, माइनस साइन का दोबारा लें माइनस कॉज, और दोबारा माइनस कॉज का लें साइन, तो 3-4 दफ़ा घुमा के हम वापस सेम जगह पे पहुंच जाते हैं। सो नॉट एग्जैक्टली लाइक ई रेज़ पावर एक्स, बट तकरीबन कुछ कॉमनैलिटी है। तो साइन और कॉज में ये चीज़ पाई जाती है कि इनकी ये डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज बड़ी अच्छी है। अब हम जरा आ जाते हैं एक्स पर एन के डेरिवेटिव पे। तो हमें पता है कि वो एन एक्स पर एन माइनस वन उसका डेरिवेटिव बनता है। अगर मैं दोनों साइड्स को एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं, तो एन फैक्टोरियल इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है, तो उससे डिवाइड तो हो गया, कोई मसला नहीं, डेरिवेटिव पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही रहेगा, लेफ्ट वाला जो है उसका डेरिवेटिव लें तो राइट वाला आ जाएगा। लेकिन ये जो नीचे एन फैक्टोरियल है उसको हम एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यानी कि अगर 3 का फैक्टोरियल है 3 इंटू टू इंटू वन, तो 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन है, तो हम 4 इंटू थ्री फैक्टोरियल उसको लिख सकते हैं। सो ये एन कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो अब ये जो हमारे पास चीज़ आई, इन ये एक्स पर एन ओवर एन फैक्टोरियल है, और ये एक्स पर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये उससे एक पिछली टर्म है जो हम अभी अपनी सीरीज में यूज़ कर रहे थे। यानी कि अगर अगली टर्म का एक्स पर 5 और 5 फैक्टोरियल का डेरिवेटिव लूंगा तो ये टर्म आ जाएगी, इसका लूंगा तो ये आ जाएगी, इसका लूंगा तो ये आ जाएगी, और ऑब्वियसली कांस्टेंट का लूंगा तो वो जीरो आ जाएगा। So, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी इस सीरीज़ में कि मैं इस पूरी सीरीज़ का अगर डेरिवेटिव लूँगा तो मैं उससे पिछली टर्म मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, और ये 1 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर 1 और 1 फैक्टोरियल का 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 और 2 फैक्टोरियल का ये वाला आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, तो इसका मतलब है कि इस सीरीज़ का मैं अगर डेरिवेटिव लूँ तो यही सीरीज़ मेरे पास वापस बचती है। लाजमी सी बात है कि ऐसी चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी कि ई रेस पावर एक्स की भी यही प्रॉपर्टी है, तो नो वंडर कि ये दोनों जो हैं सेम चीज़ बन जाती है, कि ये इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं। सो ऑब्वियसली आई वुड मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप जो हमने साइन और कॉज वाली सीरीज़ पढ़ी थी उनके डेरिवेटिव लेकर देखें कि क्या वो उनके इक्वल आते हैं कि नहीं। तो जो कि आप एक्सपेक्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन बाय हैंड वो करने से वो ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। सो यहाँ पर मैं एंड करूँगा, लेकिन एंड करने से पहले मैं 3-4 यूज़फुल लिंक्स बता दूँ। जो पहला लिंक है वो है मेरे एक दोस्त हैं कासिम महमूद चौधरी, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि जिसमें तकरीबन ये बातें भी हैं, लेकिन वो इससे ज़्यादा बेसिक से शुरू होकर इससे ज़्यादा एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस आर्टिकल। दूसरा जो है वो है क्वाड्रेचरल सिग्नल ट्यूटोरियल। तो ये रिक लाइंस एक हैं, इनका काफ़ी पुराना आर्टिकल है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स जो कि मैं तकरीबन हर डीएसपी पढ़ने वाले को दे देता हूँ कि भाई आपने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के हिसाब से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझना है तो दिस इज़ द आर्टिकल जो कि आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। थर्ड इज़ वेल्च लैब्स का एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट है कि इमेजिनरी नंबर्स आर रियल। ये प्लेलिस्ट जो है ये भी बहुत ही इन्होंने मेहनत करके बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। और वो भी इससे ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल डेप्थ में जाते हैं। तो जो सेकंड नंबर वाला था वो सिग्नल प्रोसेसिंग वाली डेप्थ में जाते हैं, जो थर्ड नंबर वाला है वो सिंपल मैथमेटिक्स टाइप की डेप्थ में जाते हैं। और लास्ट इज़ थ्री ब्लू वन ब्राउन, जो है वन ऑफ वेरी माय फेवरेट यूट्यूब चैनल्स, जिसमें ग्रांट की वीडियो है टेलर सीरीज़ के ऊपर। और टेलर सीरीज़ ये सीरीज़ है जिसमें ये जो हम एक्स बार एन ओवर एन फैक्टोरियल अभी देख रहे थे। ऑब्वियसली टेलर सीरीज़ इज़ नॉट दैट सीरीज, टेलर सीरीज़ कई किस्म हर फंक्शन की अपनी अपनी होती है, लेकिन साइन कॉस और जो एक्सपोनेंशियल की हमने पढ़ी हैं टेलर देखी हैं, वो ये टेलर सीरीज़ थी। और उसने उनको बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये कैलकुलस का एक टॉपिक है जो ग्राफिकली उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो ये भी ज़रूर देखिएगा। इन सब लिंक्स को मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। और साथ ही मैंने जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं जो ये स्लाइड्स प्लस कुछ कोड्स, ताकि अगर कोई टीचर इसको यूज़ करे तो क्लास में डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहे तो वो उन मैटलैब या ऑक्टेव कोड्स को यूज़ करते हुए
ये जो कर्व्स बन रहे हैं इनको दिखा सकता है ताकि बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ। ओके जी, टेक केयर, सी यू अगेन whenever I get a time to make a new video, inshallah.